हे दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के किसी एक कोने में कोई जियोपॉलिटिकल हलचल होती है तो उसका सीधा असर हमारे आपके पोर्टफोलियो और घरेलू बाजार पर कैसे पड़ता है? इसे ही कहते हैं द रिपल इफेक्ट। आज हम इसी डीप डाइव पर निकलने वाले हैं कि कैसे ग्लोबल क्रूड ऑयल के झटके सीधे हमारे स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को बदल कर रख देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम किन चीज़ों को डिकोड करेंगे? हमारा फोकस रहेगा इन 5 की पॉइंट्स पर। ग्लोबल ऑयल शॉक, उसके बाद मार्केट इंडेक्स में जो गिरावट आई वो, फिर रुपए पर इसका असर, कौन से सेक्टर्स विनर रहे और कौन लूजर, और लास्ट में वेदांता के उस अनोखे मामले को समझेंगे जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रिगर की जिसने पूरी मार्केट में हड़कंप मचा दिया, द ग्लोबल ऑयल शॉक। $124 प्रति बैरल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रेंट क्रूड का ये इंट्राडे आंकड़ा कोई आम बात नहीं है। ये नंबर देखते ही समझ आ जाता है कि तेल की कीमतों में आया ये उछाल कितना शॉकिंग और कितना विशाल था। मतलब जब कच्चा तेल इस लेवल पर पहुंच जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में झटके महसूस होना तो लिटरली तय है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो प्राइसेस इतना शूट कर गए? तो देखिए, रिपोर्ट किए गए डेटा के हिसाब से इसके पीछे 3 बड़े मैक्रो ट्रिगर्स थे। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकाबंदी का बढ़ता तनाव। दूसरा, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में अचानक आया 10% का स्पाइक। और तीसरा जो बड़ा कारण था वो ये कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों को 3.5% से 37.5% पर जस का तस रखा, जिससे डॉलर और मजबूत हो गया। अब ग्लोबल स्टेट से हटकर सीधे अपने घरेलू बाजार पे आते हैं। देखते हैं कि हमारे मार्केट इंडेक्स ने इस शॉक को कैसे रिएक्ट किया। ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। सेंसेक्स सुबह 76,816 पर खुला था, लेकिन सुबह के ठीक 10:25 तक ये करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा गोता लगाकर 76,421 के निचले स्तर पर आ गया। निफ्टी का भी लगभग यही हाल था। हालांकि क्लोजिंग तक आते आते नुकसान की कुछ भरपाई जरूर हुई, लेकिन ये 1000 पॉइंट की इंट्राडे वॉलेटिलिटी ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि ग्लोबल शॉक का इंपैक्ट हमारे बाजार पर कितना इंटेंस था। और ये मार कितनी गहरी थी, इसे SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल के इस स्टेटमेंट से समझिए। उन्होंने बहुत क्लियरली पॉइंट आउट किया कि IT सेक्टर को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। मेटल, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ये सब 1% से 2% के बीच गिरे हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, इसका असर पूरे ब्रॉड मार्केट पर देखा गया। अब जरा बढ़ते हैं ग्लोबल ऑयल शॉक के अगले शिकार की तरफ, जो कि है हमारी अपनी करेंसी यानी रुपया। 95.322, ये नंबर जहन में बैठा लीजिए। ये भारतीय रुपए के लिए एक रिकॉर्ड इंट्राडे लो था। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती हैं तो हम जैसी इकॉनमी को, जो बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट करती है, उसे खरीदने के लिए बहुत सारे डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। ऊपर से फेड के सख्त रुख की वजह से डॉलर वैसे ही स्ट्रांग हो रहा था। इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर रुपए को इस ऐतिहासिक निचले स्तर पर धकेल दिया। अब इस पैनिक के माहौल में बाजार में चल क्या रहा था, कौन बेच रहा था और कौन खरीद रहा था, इस कंपैरिजन को देखिए। लेफ्ट साइड में हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs हैं, जिन्होंने घबराहट में करीब 2185 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग कर डाली। लेकिन राइट साइड में हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी DIIs डटे हुए थे। उन्होंने 1869 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस ने इस झटके को एब्जॉर्ब करने और मार्केट को स्टेबल करने की पूरी कोशिश की। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे कोर और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, सेक्टोरल विनर और लूजर। किसने बाजी मारी और कौन पीछे रह गया? अब इस स्लाइड पर जरा गौर फरमाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2.24% नीचे गिर गया, जो कि लॉजिकल भी है, क्योंकि फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों की लागत तो बढ़ेगी ही ना। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, रेस्टोरेंट सेक्टर ने न सिर्फ इस झटके को झेला बल्कि 4.82% की ग्रोथ भी दिखा दी। मतलब बढ़ते हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस ने बाजार में कैसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए विनर और लूजर क्रिएट किए, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और बात सिर्फ सेक्टर्स तक ही लिमिटेड नहीं थी, बड़े बिजनेस ग्रुप्स पर भी इसका इंपैक्ट एकदम अलग रहा। एक तरफ जहां अंबानी ग्रुप का मार्केट कैप 2.42% बढ़ गया, वहीं SR ग्रुप को 2.9% का नुकसान उठाना पड़ा। ये हमें बताता है कि एक ही ग्लोबल शॉक को लेकर अलग अलग कॉर्पोरेट ग्रुप्स की सेंसिटिविटी कितनी अलग हो सकती है। फाइनली अब बात करते हैं एक ऐसे आउटलायर डेटा की जिसने शायद मार्केट में सबको कंफ्यूज कर दिया होगा, द वेदांता एनोमली।
64 से 84%। लिटरली जब बाजार बंद हुआ तो वेदांता का शेयर लगभग 65% नीचे था। ये नंबर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। मतलब पहली नजर में तो यही लगेगा कि भाई क्या वेदांता पूरी तरह क्रैश हो गया है? क्या ये भी उसी ग्लोबल ऑयल शॉक का नतीजा है? तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ये 65% का ड्रॉप कोई एक्चुअल लॉस या क्रैश नहीं है, ये बस एक टेक्निकल डीमर्जर है। आसान भाषा में समझें तो कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और उसे 4 नई एंटिटीज में बांटा जा रहा है। इसी वजह से शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल तरीके से रीसेट हुआ है। इसका उस ऑयल पैनिक या मार्केट क्रैश से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमने ये तो समझ लिया कि कैसे ग्लोबल क्रूड प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमारे घरेलू बाजार के हर हिस्से को, इंडेक्स से लेकर करेंसी तक और अलग-अलग सेक्टर्स को कैसे शेप करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या यही ग्लोबल टेंशंस हमारी अगली तिमाही का रास्ता तय करेंगे या फिर हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की मजबूत खरीदारी बाजार को वापस स्टेबिलिटी दे पाएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस डीप ड्राइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार के इन रिपल इफेक्ट्स को समझते रहिए और सीखते रहिए।